ओके, तो यह वीडियो हमारे चैप्टर मानव में जनन का पार्ट 3 है। इससे पहले के 2 पार्ट्स में हमने कवर किया था नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप प्लीज चेकआउट जरूर कर दें। आज की वीडियो का टॉपिक है मानव में लैंगिक जनन के चरण, अर्थात किन किन चरणों से होकर के मानव में लैंगिक जनन होता है। तो सबसे पहले हम लैंगिक जनन की रूपरेखा देख लेते हैं, फिर बात करते हैं मानव में लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन की रूपरेखा ये होती है कि सबसे पहले जो नर बॉडी होती है उससे नर युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। ऐसे ही मादा बॉडी जो होती है उससे मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर से नर और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। इन दो जो ये दोनों गैमीट्स हैं वो आपस में फर्टिलाइजेशन के थ्रू फ्यूजन करते हैं, और चूंकि इनका जो नंबर होता है ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं अर्थात अगुणित होते हैं। इन सब को अभी हम कवर करेंगे। ये n नंबर होते हैं और इन सब के फर्टिलाइजेशन के थ्रू, फ्यूजन के थ्रू 2n नंबर का युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है। और इसके बाद ये जाइगोट जो होता है वो आगे चलकर विकास करके बेबी का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 घटनाएं होती हैं। कितनी घटनाएं होती हैं? 3 घटनाएं। ये प्रक्रिया आप पौधों में, जब पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी आपने पढ़ा था कि इसमें 3 घटनाएं हो रही हैं। सबसे पहली ये घटना, दूसरी ये और तीसरी ये। पहली घटना है निषेचन से पहले की घटनाएं, दूसरी घटना है निषेचन और तीसरी घटना है निषेचन से बाद की घटनाएं। तो हम सबसे पहली हेडिंग डाल सकते हैं। सबसे पहली घटना होगी निषेचन से पूर्व की घटनाएं, निषेचन से पूर्व की घटनाएं। दूसरी हो जाएगी हेडिंग निषेचन, दूसरी हेडिंग हो जाएगी निषेचन और तीसरी हेडिंग हो जाएगी निषेचन से या निषेचन के बाद की घटनाएं। तो जो मानव में लैंगिक जनन है वो प्रमुख रूप से 3 स्टेप्स में बटा हुआ है। कितने स्टेप्स में बटा हुआ है? 3 स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहला है निषेचन से पहले की घटनाएं, दूसरा है निषेचन और तीसरा है निषेचन के बाद की घटनाएं। तो इन हेडिंग्स को हम बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम डालते हैं, इसको हम कैपिटल ए कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, जिससे हमें नंबरिंग करने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो हम पहली हेडिंग डालते हैं निषेचन से पूर्व की घटनाएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब ध्यान से समझिएगा, निषेचन से पहले की घटनाएं। निषेचन से पहले कौन सी घटनाएं होंगी? निषेचन से पहले घटना होगी युग्मक का निर्माण, अर्थात निषेचन से पहले में 3 घटनाएं होती हैं। सबसे पहले नर में यौनारंभ होगा। अगर यौनारंभ नहीं हुआ है तो ऐसे में युग्मक जनन तो हो ही नहीं सकता। आप स्वयं सोचिए, अगर यौनारंभ नहीं हुआ है या मेच्योरिटी की तरफ नर नहीं गया है तो उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। तो नर में यौनारंभ एवं नर युग्मक का निर्माण, नर युग्मक का निर्माण, ये पहली घटना हो गई। दूसरी हो जाएगी मादा में यौनारंभ एवं मादा युग्मक का निर्माण, मादा युग्मक का निर्माण। क्लियर? नर युग्मक के निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं, और मादा युग्मक के निर्माण को अंडाणु जनन कहते हैं या अंड जनन कहते हैं। इन दोनों को आपस में युग्मक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मक जनन कहा जाता है। अगर एक साथ लिखेंगे
तो इसको कहते हैं युग्मक जनन। अर्थात ये जो दोनों प्रक्रियाएं होती हैं वो युग्मक जनन के अंदर आती हैं। आपको जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हमने एक रूपरेखा दिखाई आपको। वो रूपरेखा थी कि नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक। अर्थात सबसे पहले नर जो होगा वो प्रजनन के लिए तैयार होगा, प्रजनन के लिए परिपक्व होगा। मादा जो होगी वो प्रजनन के लिए परिपक्व होगी, वयस्क स्टेज में आएंगे और इसके बाद नर युग्मक का निर्माण होगा, मादा युग्मक का निर्माण होगा। ये क्रियाएं होती हैं निषेचन से पहले की। फिर होता है इन दोनों का मिलन और इसे हम कहते हैं निषेचन, और फिर निषेचन के बाद की घटना। इतने में कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, हमने कहा कि निषेचन से पूर्व घटनाओं में नर में यौनारंभ होगा और नर युग्मक का निर्माण होगा जिसे शुक्र जनन कहते हैं। ऐसे मादा में यौनारंभ होगा और मादा युग्मक का निर्माण होगा जिसे अंड जनन कहते हैं। और जैसे पौधों में एक क्रिया होती थी युग्मक जनन के बाद जिसको परागण क्रिया कहते थे, परागकण जा करके स्त्री के सर पर गिरता था, ऐसे मानव में भी एक क्रिया होती है जिसमें जो शुक्राणु है वो अंडाणु तक पहुंच पाता है, अर्थात योनि मार्ग में पहुंच पाता है। इस क्रिया को कहा जाता है मैथुन क्रिया। क्या कहा जाता है? मैथुन क्रिया कहा जाता है। तो ये तीन जो टॉपिक हैं वो हमको निषेचन से पूर्व की घटनाओं में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे टॉपिक हो जाएगा नर में यौना आरंभ। क्या हो जाएगा हमारी सबसे पहली हेडिंग? नर में यौना आरंभ एवं शुक्र जनन। शुक्र जनन, नर में यौना आरंभ एवं शुक्र जनन अर्थात प्यूबर्टी इन मेल एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हो गई हमारी पहली हेडिंग। ये हो गई हमारी पहली हेडिंग। हम पढ़ रहे हैं निषेचन से पूर्व की घटनाएं, जिसमें हमारी पहली हेडिंग होगी नर में यौना आरंभ एवं शुक्र जनन या शुक्राणु जनन। चूंकि जो नर होगा वो मेच्योर होगा, प्रजनन के लायक बनेगा, इसके बाद उसमें शुक्राणुओं का निर्माण होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नर में यौना आरंभ। यौना आरंभ से तात्पर्य होता है किसी भी प्राणी के प्रजनन के लिए योग्य होने को ही कहा जाता है यौनारंभ। फिर से सुन लीजिए, किसी भी प्राणी के प्रजनन के योग्य हो जाने को ही कहा जाता है यौनारंभ। जो पुरुष होता है, अर्थात मानव की बात कर रहे हैं, मानव में पुरुष में लगभग 14 से 16 वर्ष के बीच यौनारंभ की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। 14 वर्ष से 16 वर्ष के मध्य यौन आरंभ की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और इस दौरान जो नर होता है वो प्रजनन काल में पहुंच जाता है, अर्थात प्रजनन के लिए योग्य हो जाता है और उसके शरीर में काफ़ी बदलाव होते हैं, जिनमें से हम सबसे पहले देखते हैं जो मुख्य बदलाव होते हैं। तो जब भी पुरुष यौन आरंभ में पहुंचता है तो उसके शरीर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, जिन्हें द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहा जाता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहा जाता है। बात समझ आई? नर में यौनारंभ होता है 14 से 16 साल के मध्य और ऐसे में इनके शरीर में काफी बदलाव होते हैं। इन बदलाव को ही कहा जाता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण, अर्थात गौण लक्षण भी इनको कहा जाता है। ये किस कारण होते हैं? नर के वृषण जो गोनैड्स होते हैं, वृषण से स्रावित होने वाले कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते थे? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन्स नामक हार्मोन के कारण ही
हार्मोन्स के कारण ही यौनारंभ प्रारंभ होता है नर में। इतनी बात क्लियर हो गई कि नर में यौनारंभ का प्रारंभ होता है नर के जो वृषण यानी गोनैड्स होते हैं उनसे सिक्रीट होने वाले टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन्स नामक हार्मोन के कारण, जिस कारण इनके शरीर में काफी बदलाव होते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं नर में कौन कौन से बदलाव होते हैं, द्वितीयक लक्षण कौन कौन से उत्पन्न होते हैं यौनारंभ में। तो हम हेडिंग डालते हैं नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल। कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला हो जाएगा कि जो आवाज होती है वो भारी हो जाती है। सबसे पहला हो जाएगा आवाज भारी हो जाती है। दूसरा हो जाएगा जो शरीर है अर्थात जो फेस है और शरीर, चेहरे और शरीर पर, चेहरे और शरीर पर बाल जमने लगते हैं, जमने लगते हैं, चेहरे और शरीर पर बाल जमने लगते हैं। इससे पहले जो होते हैं बाल वो केवल हेड पर ही होते हैं, लेकिन चेहरे पर दाढ़ी और मूछें भी जमने लगती हैं, बगल में भी बाल जमने लगते हैं और जन्नांगों के पास भी बाल जो है वो जमने लगते हैं। अगला जो द्वितीयक लक्षण है वो है कंधे चौड़े हो जाते हैं, कंधे चौड़े हो जाते हैं, चौड़े और सीना भी चौड़ा हो जाता है। वृषण और लिंग के आकार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो आवाज भारी हो जाती है, चेहरे और शरीर पर बाल जमने लगते हैं, कंधे चौड़े हो जाते हैं और सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है, जिससे नर जो है वो अट्रैक्टिव लगता है, नर अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का लगता है। वृषण जो है वो बड़े हो जाते हैं, लिंग का आकार भी काफी वृद्धि कर जाता है और जो होता है फीमेल पार्टनर की ओर आकर्षण बढ़ जाता है, अर्थात मादा की ओर आकर्षण में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जब वृषण और लिंग के आकार में वृद्धि हो जाती है तो जो वृषण में उपस्थित होती हैं शुक्र नलिकाएं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, वो क्या करती है? स्पर्म का निर्माण प्रारंभ कर देती है। इससे पहले जो 14 साल से पहले की स्टेज होती है उसमें वृषण उपस्थित है, लिंग उपस्थित है, लेकिन स्पर्म का निर्माण नहीं होता है। जब ये यौनारंभ प्रारंभ होती है तभी से स्पर्म का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो वृषण में उपस्थित शुक्र नलिकाएं, शुक्र जनक नलिकाएं, जनन नलिकाएं, जिन्हें क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने कहा कि जो मानव है उसमें लैंगिक जनन के मुख्य 3 चरण होंगे। निषेचन से पहले की घटनाएं, निषेचन और निषेचन के बाद की घटनाएं। तो निषेचन के पहले की घटनाओं में 3 घटनाएं होंगी। नर में यौनारंभ होगा और नर युग्मक का निर्माण होगा जिसे शुक्र जनन कहेंगे। मादा में यौनारंभ होगा और मादा युग्मक का निर्माण होगा जिसे अंड जनन कहेंगे। इन दोनों क्रियाओं को युग्मक जनन कहते हैं। साथ साथ में मैथुन क्रिया होगी। और मैं इसके बाद हमने एक हेडिंग डाल लिया। सबसे पहले नर में यौनारंभ और शुक्र जनन। हमने नर
में यौनारंभ को पढ़ लिया है, हमको पढ़ना है शुक्र जनन। नर में यौनारंभ 14 से 16 वर्ष के मध्य होता है, जिसमें शरीर में काफी बदलाव आते हैं। इन बदलाव को ही द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आवाज भारी हो जाती है, चेहरा और शरीर पर बाल जमने लगते हैं, कंधा चौड़ा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है, वृषण और लिंग के आकार में वृद्धि होती है। वृषण में उपस्थित शुक्र जनन निकाय शुक्राणु का निर्माण भी प्रारंभ कर देती है, मादा की ओर आकर्षण बढ़ जाता है। तो अब हम देखते हैं हमारी अगली हेडिंग, शुक्र जनन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है शुक्र जनन। शुक्र जनन ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो इसको आप जरूर कंप्लीट तैयार कर लेंगे। शुक्र जनन या अंड जनन में से एक प्रक्रिया इस बार एग्जाम में जरूर आएगी, तो इन दोनों को आप अच्छे से जरूर तैयार कर लेंगे। शुक्र जनन अर्थात स्पर्म का निर्माण, इसे इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो शुक्र जनन की क्या परिभाषा हो जाएगी? शुक्र जनन की परिभाषा हो जाएगी वृषण में उपस्थित शुक्र जनन नलिकाओं द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है। शुक्र जनन कहलाता है। इसकी प्रमुख कितने चरण होते हैं? इसके 3 चरण होते हैं। इसके कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। तो इसके प्रमुख 3 चरण होते हैं। 3 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है, इसको स्मॉल ए से लिख लेते हैं। सबसे पहला चरण होता है गुणन प्रावस्था, और दूसरा चरण होता है वृद्धि प्रावस्था, और तीसरा चरण होता है सी परिपक्वन प्रावस्था। क्लियर? इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। इसको कहा जाता है ग्रोथ फेज। इसको कहा जाता है मैच्योरेशन फेज। इसको कहते हैं मैच्योरेशन फेज। तो सबसे पहले शुक्राणु जनन को हम समझ लेते हैं बाई फिगर, और फिर इसके बाद इसके थ्योरेटिकल पार्ट को समझते हैं। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहली घटना होती है या सबसे पहला चरण होता है गुणन परावस्था। इसमें जो वृषण है, वृषण में उपस्थित होती हैं एपिथेलियम सेक्सुअल सेल्स उपस्थित होती है, जिन्हें कहा जाता है उपकलीय जनन कोशिका। क्या कहा जाता है? उपकलीय जनन कोशिका। और ये उपकलीय जनन कोशिका बार बार कैसा विभाजन करती हैं? समसूत्री विभाजन करती हैं। कैसा विभाजन करती हैं? समसूत्री विभाजन करती हैं। और इसके बाद आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो 22 स्टेप हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। तो ये हो गई उपकलीय शुक्र जनन कोशिका। ये कर रही है, ये 2n नंबर की होती है, ये 2n नंबर की होती है, और ये समसूत्री विभाजन करती है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। चूंकि जब समसूत्री विभाजन है तो बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो भी 2n नंबर होती है। 2n नंबर का अर्थ होता है द्विगुणित केंद्रक, या केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित है। जैसे मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो ये 2n नंबर कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। जब इसका विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो इससे जो कोशिकाएं बनेंगी वो n नंबर की होंगी। अर्थात एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? 23 गुणसूत्र होंगे। ऐसे ही अगर इधर फीमेल है
46 गुणसूत्र वाली 2n कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनाएगी, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे 23 और 23। इस तरह हमने देखा कि ये अंडाणु है और ये शुक्राणु है, इन दोनों के मिलने से n 2n हो गया और आने वाली पीढ़ी में भी गुणसूत्रों की संख्या समान है। अगर ऐसा नहीं होता, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की फैसिलिटी नहीं होती, तो आप सोच के देखिए कि ये 46 मिले, आगे बढ़ते चले गए, ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, पहले की अपेक्षा बढ़ती हुई चली जाएगी। तो गुणसूत्रों की संख्या को मेंटेन करने के लिए ही इसमें आगे की प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाएगा। तो हमने कहा कि जो उपकलीय शुक्र जनन कोशिका है वो द्विगुणित होती है और वो क्या करती है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। ऐसा बारंबार होता है और ये अनेकों कोशिकाओं का निर्माण करता है, लेकिन हम सिर्फ एक कोशिका लेकर चलते हैं क्योंकि सभी कोशिकाओं का अध्ययन तो संभव है नहीं, तो हम एक कोशिका को लेकर चलते हैं और उसी पर अध्ययन करते हैं। तो अब इसके बाद इनका भी क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ये कोशिकाएं भी कैसी होती हैं, 2n होती हैं और इनका भी होता है समसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन, समसूत्री विभाजन। इसके फलस्वरूप ये भी 2 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी और इन कोशिकाओं को कहा जाता है शुक्रजनक कोशिकाएं। क्या कहा जाता है, शुक्रजनक कोशिकाएं कहा जाता है। इन कोशिकाओं को कहा जाता है शुक्रजनक कोशिकाएं, नाम याद रखिएगा। हालांकि इसको फिर से मैं एक बार समझा दूंगा। ऐसे यहाँ पर भी बन जाएंगी 2 कोशिकाएं। ठीक है, तो अब चूंकि समसूत्री विभाजन हुआ है तो इनसे भी जो कोशिकाएं बनेंगी वो भी कितने द्विगुणित होंगी, अर्थात इनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ये भी 2n नंबर होगी। और इन कोशिकाओं को कहा जाता है शुक्र जनक कोशिकाएं, अर्थात स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया। शुक्र जनक कोशिका, शुक्र जनक कोशिका। और इतने चरण को कहा जाता है गुणन प्रावस्था। इतने चरण को क्या कहा जाता है, गुणन प्रावस्था। तो आई थिंक आपको अब बात कुछ समझ आ रही होगी। गुणन प्रावस्था, गुणन प्रावस्था। अब फिर से समझा देते हैं गुणन प्रावस्था को। गुणन प्रावस्था में अगर आप थ्योरी लिखना चाहेंगे तो ये चीजें लिख सकेंगे। जो गुणन प्रावस्था है, गुणन प्रावस्था में उपकलीय वृषण की उपकलीय जनन कोशिका बारंबार क्या करती है, बारंबार समसूत्री विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन करती है और क्या निर्माण करती है, शुक्र जनक कोशिकाओं का निर्माण करती है। बारंबार विभाजन करती है और शुक्र जनक कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब ये कई हो सकती हैं, कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब इनकी संख्या का अंदाजा वैसे लगा लीजिएगा, जो एक बार सीमेन रिलीज होता है उसमें लगभग 40 करोड़ स्पर्म होते हैं। तो आप सोचिएगा कि इनकी संख्या कैसे होगी, क्योंकि डिवीजन ऐसे ही चलता रहता है और 40 करोड़ के आसपास स्पर्म बनते हैं, तो इनकी संख्या भी काफ़ी होती है। हमने कहा गुणन प्रावस्था सबसे पहली हेडिंग थी हमारी, जिसमें क्या होता है, जो उपकलीय जनक कोशिकाएं होती हैं, उपकलीय जनक कोशिकाएं या जनन कोशिकाएं बारंबार समसूत्री विभाजन करती हैं और शुक्र जनन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। अब ये हो गया पहला चरण। इसके बाद हेडिंग डालेंगे दूसरा चरण। दूसरा क्या है,
वृद्धि प्रावस्था। क्या है? वृद्धि प्रावस्था अर्थात ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है, जो शुक्रजनक कोशिका होती है या स्पर्मेटोगोनिया होती है, वो आवश्यक जो भोजन सामग्री है, ये जिसको कह सकते हैं पोषक पदार्थ है, उसको एकत्रित करती है, साइज में बड़ी हो जाती है और अर्धसूत्री विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। तो इस चरण को ही कहा जाता है वृद्धि अवस्था या ग्रोथ फेज। और इसमें ये कोशिका क्या करती है, भोज्य पदार्थों को संग्रहित कर लेती है या पोषक पदार्थों को संग्रहित कर लेती है और इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन के लिए ये प्रिपेयर हो जाती है और इस स्टेज को कहा जाता है ग्रोथ फेज। क्या कहा जाता है? ग्रोथ फेज। अब हम सभी कोशिकाओं को लेकर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अब ये जितनी भी प्रक्रिया इस कोशिका को हम लेकर चल रहे हैं, साथ साथ में इनमें भी वही होगी, लेकिन अब वो पूरा डायग्राम आप बना नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसे रिप्रेजेंट किया नहीं जा सकता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक को लेकर समझ लेते हैं, बाकी सभी के साथ ऐसे प्रक्रियाएं होंगी, ऐसा हम मान लेते हैं। तो ये जो कोशिका होती है वो क्या करती है, भोज्य पदार्थों अर्थात पोषक पदार्थों को एकत्रित करके आकार में बड़ी हो जाती है और इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन के लिए प्रारंभ करती है। अर्धसूत्री विभाजन तो वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है, शुक्रजनक कोशिका पोषक पदार्थों का संग्रहण करके वृद्धि करती है। ये हो गया वृद्धि प्रावस्था। कोई टिपिकल तो नहीं लग रहा होगा आपको? अगर कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और इसके बाद अगला जो चरण हो जाएगा वो होगा परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था में जो ये शुक्रजनक कोशिका है, ये जो शुक्रजनक कोशिका है, ये अर्धसूत्री विभाजन करती है और 2 बार करती है। कितने बार करती है? 2 बार अर्धसूत्री विभाजन करती है। सबसे पहली बार अर्धसूत्री विभाजन करेगी जिससे 2 कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, ये कोशिका जो है वो 2n नंबर है, ध्यान से समझिएगा, ये 2n नंबर है, लेकिन यहाँ पर होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके पश्चात बनती हैं कोशिकाएं, जिन्हें कहा जाता है द्वितीयक शुक्रजनक कोशिकाएं। क्या कहा जाता है? द्वितीयक शुक्रजनक कोशिकाएं। और ये अगुणित होती हैं। कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं और इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट्स क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। और इसके बाद ये कोशिकाएं भी क्या करती हैं? ये कोशिकाएं भी अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। बोर्ड आगे भी है, लेकिन हो सकता है कैमरे में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इधर इस फिगर को ड्रा कर दे रहा हूँ। ये क्या करती हैं? फिर से अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, जिनके फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं को ही कहा जाता है पूर्व शुक्राणु। क्या कहा जाता है? पूर्व शुक्राणु कहा जाता है। क्या कहते हैं? पूर्व शुक्राणु, जिसे स्पर्मेटिड कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड कहते हैं। अब चूंकि ये n नंबर थी तो ये भी कैसे होंगे? n नंबर होंगे। आप कॉपी में जब भी ड्रा करें तो सीधे ही ड्रा करना। तो ये भी n नंबर होंगे और इन्हें कहा जाएगा स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड अर्थात हिंदी में पूर्व शुक्राणु। क्या कहेंगे? पूर्व शुक्राणु कहा जाता है। और यही अवस्था इधर भी होगी। इधर भी 1 से कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। तो वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इधर भी 1 से 2 बन जाएंगे। और जो पूर्व शुक्राणु है वो कायांतरण के द्वारा एक जटिल प्रक्रिया होती है,
कायांतरण और उसके थ्रू किसका निर्माण करते हैं, स्पर्म का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे, स्पर्म का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये बन गए शुक्राणु। इनको इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म। ये कैसे होंगे, ये n नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, ये n नंबर होते हैं। और जो पूर्व शुक्राणु है अर्थात स्पर्मेटिड है, उससे शुक्राणुओं के निर्माण जो होता है वो एक विशेष प्रक्रिया द्वारा होता है। एक जटिल और विशेष प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं शुक्र कायांतरण। क्या कहते हैं, शुक्र कायांतरण। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इस कोशिका का विभाजन नहीं हुआ है, ये कोशिका शुक्राणु में बदल गई है अर्थात रूपांतरित हो गई है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। ऐसे ही इधर भी ये प्रक्रिया होगी, ऐसे ही इधर ये प्रक्रिया होगी। और इसमें भी क्या होगा, इससे भी जो एक कोशिका है इससे दो स्पर्मेटिड का निर्माण होगा। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो स्पर्मेटिड का निर्माण होगा, दो पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होगा, जो कि कायांतरण के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी n नंबर होंगे। कैसे होंगे, n नंबर। और इनको क्या कहेंगे, पूर्व शुक्राणु कहेंगे। ये भी क्या है, पूर्व शुक्राणु। पूर्व शुक्राणु अर्थात स्पर्मेटिड है और ये कायांतरण के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण कर लेते हैं। कायांतरण के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण कर लेते हैं। और शुक्राणु कैसे होते हैं, n नंबर अर्थात अगुणित होते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्र कायांतरण। क्या कहते हैं, शुक्र कायांतरण। शुक्र कायांतरण के थ्रू ये कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कितने बन जा रहे हैं, दो शुक्राणु यहाँ पर हैं, दो शुक्राणु और दो शुक्राणु यहाँ पर हैं, दो शुक्राणु। तो कुल कितने शुक्राणुओं का निर्माण हो गया, 4 शुक्राणुओं का निर्माण हुआ है एक शुक्रजनक कोशिका से। एक शुक्रजनक कोशिका से 2 और 2 4 शुक्राणुओं का निर्माण हुआ। तो ऐसे ही इससे भी 4 शुक्राणु बनेंगे। इससे भी कैसे, कितने शुक्राणु बनेंगे, 4 बनेंगे। इसमें भी उसी तरह का विभाजन होगा और इससे भी 4 शुक्राणु बनेंगे। और इससे भी 4 शुक्राणु का निर्माण होगा। तो हमने देखा एक उपकलीय शुक्रजनक कोशिका जो होती है वो 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16 शुक्राणुओं का निर्माण करती है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर हुआ था क्या हुआ था, यहाँ हुआ था प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। और इसके बाद यहाँ पर हुआ था द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर क्या हुआ था, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनती हैं, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनती हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। द्वितीयक शुक्रजनक कोशिकाएं। द्वितीयक शुक्रजनक कोशिकाओं का निर्माण होता है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद। और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के बाद किसका निर्माण होता है, स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। किसका होता है, स्पर्मेटिड का। स्पर्मेटिड विभाजन नहीं करते, कायांतरण के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण कर सकते हैं। तो परिपक्व परावस्था में हम क्या लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कि जो शुक्रजनक कोशिकाएं होती हैं, शुक्रजनक कोशिकाएं होती हैं, शुक्रजनक कोशिका 2 बार अर्धसूत्री विभाजन करती है, 2 बार अर्धसूत्री विभाजन करती है। प्रथम बार वह निर्माण करती है किसका, सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है प्रथम बार विभाजन के फलस्वरूप, और इसके बाद 2 बार अर्धसूत्री विभाजन किया। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल का निर्माण हुआ, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन करेगी, और इसके बाद क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाएगा, स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाएगा। फिर से बोल देते हैं, क्या आपको लिखना रहेगा, शुक्र जनन कोशिकाएं 2 बार अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, यही लिखना है आपको। 2 बार अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप द्वितीयक शुक्रजनक कोशिकाओं का निर्माण होता है, और दूसरे अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप पूर्व शुक्राणु का निर्माण होता है, जिन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं। और ये स्पर्मेटिड स्टार बना के आप नीचे लिख लेंगे। उसके बाद ये स्पर्मेटिड शुक्र का यंत्रण के फलस्वरूप, स्पर्मियोजेनेसिस के फलस्वरूप क्या कर लेते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण कर लेते हैं। यह एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, और क्या बन जाते हैं, शुक्राणु बन जाते हैं। शुक्राणु अगुणित होते हैं। शुक्राणु कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। और ध्यान रखना कि जो शुक्राणु का निर्माण, चूंकि देख रहे हैं आप कितनी लंबी प्रोसेस है, इसलिए एक विकसित शुक्राणु का निर्माण में लगभग 2 से 2.5 महीने का समय लग जाता है। ये बात आप जरूर नोट कर लें, 2 से 2.5 महीने का समय लगता है। तो आपके दिमाग में आएगा फिर डेली शुक्राणुओं का इजेक्शन कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले से ये निर्मित होते हैं और शुक्राशय में एकत्रित रहते हैं, शुक्रनलिकाओं में एकत्रित होते हैं, शुक्रवाहिकाओं में। तो इसलिए ये मेच्योर्ड होते रहते हैं उसी के अंदर, और पहले से जो बने होते हैं शुक्राणु वही क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं। तो हमने देखा कि जो शुक्र जनन होता है उसमें 3 प्रावस्थाएं होती हैं। सबसे पहली ये प्रावस्था है गुणन प्रावस्था, सबसे पहली प्रावस्था गुणन प्रावस्था। फिर दूसरी प्रावस्था कहाँ पर है, ये है ग्रोथ प्रावस्था, दूसरी हो गई। और तीसरी प्रावस्था कहाँ पर है, तीसरी प्रावस्था ये हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो अवस्था है, ऐसे इधर भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो अवस्था है वो हो जाएगी आपकी क्या, तीसरी प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। दूसरी प्रावस्था बहुत छोटी है, पहली प्रावस्था गुणन प्रावस्था, दूसरी है ग्रोथ प्रावस्था, और तीसरी हो गई आपकी परिपक्वन प्रावस्था। इसको क्या लिख देते हैं यहाँ पे, तीसरा परिपक्वन प्रावस्था। तो आप इसको क्लियर ड्रा करिए। हालांकि ये अभी तो लग रहा है, लेकिन आप जरूर ड्रा करेंगे। अगर सीधे ड्रा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया शुक्र जनन। अब इसके बाद आपको हेडिंग पढ़नी है शुक्राणु। क्या पढ़नी है, शुक्राणु।